ट्रायंगल्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी तो है ही है हमारे साथ। हमारे पास अब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है ना कौन सा होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। अब अगर दो साइड्स इक्वल है तो इसके साथ हम रूल भी करते हैं, द टू ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यही सबसे पहले हमारी थ्योरम टू बी प्रूव्ड है। लिखो, एंगल्स ऑपोजिट, इसको प्रूव करना है। टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लिखो इस थ्योरम को। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी जो है, स्टेटमेंट क्या है उसकी? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। इसका प्रूफ बहुत सारे वेज से हो सकता है, लेकिन आपको वही करना है जो यहां पर बुक में मेंशन्ड है, कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ये भी पूछा जाता है कि मैम एंगल बी और एंगल सी ऑपोजिट क्यों बने, एंगल ए और एंगल बी क्यों नहीं बन गए? तो जो आपको साइड्स गिवन है इक्वल, उनमें एक वर्टेक्स कॉमन होगा, उसको हटा दो, बाकी दो जो साइड्स है एंगल्स है वो इक्वल होंगे। समझ में आ गया? जो दो इक्वल साइड्स गिवन है उसमें से एक वर्टेक्स कॉमन होगा ही होगा, उनको काट दिया तो जो दो आपके पास नेम्स रह गए ना, लेटर्स रह गए, वही दो एंगल्स इक्वल है। ये तो मैं आपको पढ़ा, फिगर को रीड करना सिखा रही हूँ। ये सच में कंफ्यूजन होती है। ये आपकी क्लास में नहीं हुई थी, कोई नहीं बच्चा पूछता, बट व्हेन जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाके दोबारा से मैथ शुरू करते हो तब कहते हैं कि मैम बी और सी इक्वल क्यों है, क्योंकि तुम बहुत कुछ पढ़ चुके होते हो, है ना। तब कहते हैं मैम ए क्यों नहीं इक्वल हुआ? तो हाउ डू आई नो दैट बी एंड सी आर इक्वल? हाउ? इस साइड के ऑपोजिट यही है, इस साइड के ऑपोजिट ये है, तब कंफ्यूजन आती है, बिकॉज वहां पर एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर हमारे दिमाग में आती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन से ही रीड कर सके, या हम नाम से ही रीड कर सके कौन से एंगल्स इक्वल है, हमें फिगर बार बार नहीं देखनी पड़े। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ए बी और ए सी इक्वल है, उनमें वर्टिसेस कॉमन कौन से हैं? ए, तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल। क्लियर हो गया? अब इसका प्रूफ जैसे कहा गया है वैसे ही लिखना है। ठीक है, गिवन क्या है हमें? लिखो। हाँ, गिवन ट्रायंगल एबीसी जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, टू प्रूव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब क्योंकि ये सिंपल ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, इसमें और कुछ नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और जैसे मैं करवा रही हूं ना वो बुक में दिया हुआ है, तो उसी थ्योरम को वैसे ही लिखना है। हम क्या करेंगे? ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC which intersects BC at point D। एंगल ए को कहते हैं बाइसेक्ट कर दो। ड्रॉ AD एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, इंटरसेक्ट कर रहा है BC को पॉइंट डी पर। ये कंस्ट्रक्शन है हमारी। अब आते हैं इसके प्रूफ पर। हो जाएगा प्रूफ अब। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके दो ट्रायंगल्स बन गए, कौन से? ADB और ADC। हाँ, ठीक है, तो मैं लिख रही हूं ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD। क्या क्या इक्वल दिया हुआ है इसमें? पहले तो AB इज इक्वल टू AC विच इज गिवन टू अस। ठीक है, और फिर हम लिख लेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, क्योंकि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। और फिर आ जाएगा AD इज इक्वल टू AD कॉमन। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, पर नहीं करना, क्योंकि आपकी बुक में जो सर्टिफाइड प्रूफ है वो यही है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके ही प्रूफ किया जाता है।
समझ में आ गया? उसके अलावा कोई और प्रूफ लिखते हो तो टीचर की मर्जी है, उसको आपने एक रूम दे दिया कि आपके मार्क्स कट भी कर सकती है, आपको 0 नंबर भी दे सकती है, आपको कह सकती है कि नहीं ये प्रूफ मानने, ये वैलिड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आपके कुछ भी रीजन। एंड वीव हैड टीचर्स, सच में कहती हूँ, जिसने सिर्फ इस बात के नंबर काटे थे कि राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे क्यों बनाया है, उसको इस तरह से ड्रॉ करना था। सीरियसली बहुत ही वियर्ड रीजन था, जिसका आधा नंबर 1 नंबर काटा था बच्चे का, उसके 80 में से 79 आए थे। कहती मैम ने सिर्फ इसका काटा है क्योंकि ये थ्योरम में, बुक में, एनसीईआरटी में ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है और ऐसे नहीं किया हुआ। ठीक है ना? तो टीचर्स किस नंबर पे, स्कूल टीचर्स किस किस मतलब से नंबर काटती है मुझे नहीं पता, तो पंगा नहीं लेने की बात है, जो दिया हुआ वैसे ही प्रूव कर दो। क्लियर हो गया? और सीरियसली दिस वाज वन ऑफ द रीजन शी स्कोर्ड 79। वो 80 वाला बच्चा थी, वो 80 ही स्कोर करके गई थी बोर्ड्स में, पर उसने जब मुझे अपना प्री बोर्ड्स का पेपर दिखाया ना, कहती मैम वो आधा नंबर कटा है या 1 नंबर कटा है, वो इसलिए कटा है कि मैम ने कहा था ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करना है, आपने ऐसे ड्रॉ करवाया था। तो मैंने कहा उससे फर्क क्या हुआ, प्रूफ सारा सही लिखा हुआ है। कहती बस मैम ने कहा था नहीं बुक में है, तो मैंने स्पेशली चेक किया, हाँ बुक में वैसे ही बना हुआ था, तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब पेपर में ऐसे ड्रॉ करके आना। ठीक है? अब वो पेपर में जैसे मर्जी ड्रॉ करके आई, वो प्रूफ आया ही नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, बट वो जैसे मर्जी ड्रॉ करके आई, शी स्कोर्ड 80 इन द फाइनल बोर्ड्स। समझ में आ गई बात है? तो ये बहुत वियर्ड रीजंस होते हैं, इसलिए जो दिया हुआ है ना उसको, कुछ कुछ चीजों को सिर्फ मार्क्स के लिए क्वेश्चन मत करो। तो ये आ जाएगा SAS, एंड देन यू विल से देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, जो कि हो जाएगा CPCT। अब क्योंकि आपने ABD लिखा है, तो आप और लिख सकते हो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि डी पॉइंट जो है वो BC पर ही लाई करता है, कोलिनियर पॉइंट्स है, तो अगर मैंने ABD एंगल लिया है तो मुझसे आगे लेकर C तक ले जा सकती हूँ, एंगल सेम रहेगा। तो ये होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसका कन्वर्स भी है कि अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगे, जिसका प्रूफ नहीं आएगा, प्रूफ सिर्फ इसका ही। ठीक है? सो वी आर गिवन sides opposite to equal angles are also equal। थ्योरम 7.3 है। ठीक हो गया इतना? एग्जाम्पल 4 करेंगे इसके बाद सॉल्व। 7.3 2 लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, मेरे पास पुरानी बुक है ना। नहीं नहीं तुम्हारी नहीं होगी, देख लेते हैं। ये बात तो 7.3 है, 7.2 7.3 ही है ये, द साइड्स ऑपोजिट, पेज 96। 7.2 तो साइड्स ऑपोजिट है बेटा, एंगल्स ऑपोजिट है, ये 7.3 है। हाँ, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये जो भी है, हाँ, ये कहता है कि साइड्स इक्वल गिवन है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। कन्वर्स का कहता है कि आपको एंगल्स इक्वल गिवन है, ठीक है, तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। फिर से मैं को बता रही हूँ। ठीक, अब एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाओ। इफ यू रिटन दिस, एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है ना, ये वाली एक्सरसाइज है, बहुत आसान है, कंपैरेटिवली आसान है, इसमें ओवरलैपिंग क्वेश्चंस नहीं होंगे। हाँ हाँ मुझे पता है। एग्जाम्पल नंबर 4, चलो पहले एक क्वेश्चन तो करो। नहीं है बेटा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं देखेंगे आपको, इसमें मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती। हमारे पास आ गया ABC ट्रायंगल गिवन है, बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू BC। नहीं, बहुत माइनर से फर्क है क्वेश्चन में। तो गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, सी फिगर लिखा हुआ है ना, तो फिगर दी जाएगी। क्वेश्चन में लिखा है ना सी फिगर 7.27, तो दी जाएगी, है ना। इन ट्राइंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, और AD फर्दर क्या है, परपेंडिकुलर टू BC। टू प्रूव कि हमारा AB और AC इक्वल है,
उसके बाद ट्रायंगल एबीसी आइसोसलस है। ऑफ कोर्स अगर ए बी और ए सी इक्वल होंगे तो वो आइसोसलस ट्रायंगल ही बनकर आएगा। कॉन्ग्रुएंट, अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो ऑफ कोर्स आई नीड टू यूज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, क्योंकि और तो कुछ मेरे पास है नहीं है। लाइंस एंगल्स में पैरेलल लाइंस या वर्टिकली ऑपोजिट तो कुछ नहीं दिया होगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल्स ही बनने दिख रहे हैं, तो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी है। प्रॉपर्टी लग सके अगर तो हम लगा सकते हैं। लगाकर हमारे पास कोई कंक्लूजन आना चाहिए और वो कंक्लूजन हमारे क्वेश्चन में ऐड होना चाहिए। ठीक है, अब प्रूफ में हमने क्या लिया, तो आई कैन सी द टू ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी हमेशा दो ट्रायंगल्स में होती है। तो मैंने कौन से ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, क्योंकि हमें ए डी बाइसेक्टर दिया हुआ है। ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। फिर परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्योंकि ईच इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी बिकॉज ईच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब तीसरी चीज हमेशा हमें ट्रायंगल्स में डिड्यूस करनी होगी एंड दैट विल बी, या तो वो कॉमन साइड होगी या फिर कुछ ऐसा होगा जो ट्रायंगल्स में आप देख सकते हो कि कॉमन कुछ चीज निकल रहा है। एडी इज इक्वल टू एडी, इसके नाम से भी हम चेक कर सकते हैं। एडीबी दिया हुआ है, एडीसी दिया हुआ है, विच इज कॉमन साइड। तो ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। कौन सा रूल है, बाय एएसए, एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल। और फिर हमने लिया ए बी इज इक्वल टू ए सी। या तो हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने को कहा होगा या उस कॉन्ग्रुएंसी को फर्दर उससे कुछ यूज करने को कहा होगा। तो मैंने लिया ए बी इज इक्वल टू ए सी और इसके ब्रैकेट में लिखूंगी सीपीसीटी। और क्योंकि उसने कहा है ना ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसलेस, तो आपको लिखना है और ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसलेस ट्रायंगल। होता यही है वैसे, पर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि उसमें पार्ट आया भी है कि नहीं। ठीक है ना, अब वही है, मतलब मैं आपको कहूंगी कि हाँ होता है, होता तो है ही है, बट यूज योर ब्रेन, थोड़ा सा उसको सर्च करो, उसको देखो कि हाँ क्या वो फर्दर फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 पर आ जाओ आप। बस लास्ट एग्जाम्पल 5 करेंगे, उसके बाद शायद मैं क्लास ऑफ कर दूं। ठीक, इतना लिख लिया सबने, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया। यस मैम। हसरत तुम ऑनलाइन ही आ रही हो आजकल। टू एडजेसेंट ही होंगी ना, ट्रायंगल की हमेशा दो एडजेसेंट साइड्स ही होती है। टू साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट्स अ ट्रायंगल। ठीक है, एडजेसेंट नहीं लिखना था, एडजेसेंट साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल क्योंकि उसमें 4 साइड्स है। तो इस फिगर में हमें दिया हुआ है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो पहली तो मुझे गिवन में देखो एक ट्रायंगल समझ में आ रहा है एबीसी, जिसमें ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फिर उसने कहा हुआ इक्वल साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को मैंने कंपाइल किया है अपने गिवन में, जैसे मुझे यूज करना है कि इक्वल साइड्स गिवन है तो इसका मतलब ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। टू शो या टू प्रूव बी एफ इज इक्वल टू सीई। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ई मीडियन, सॉरी ई हमारा मिड पॉइंट है ए बी का, है ना, ई मिड पॉइंट है ना ए बी का, तो सीई को क्या बोलेंगे। मैंने अभी वर्ड बोला भी है वो, बाइसेक्टर। सीई
बाइसेक्टर तो है, और परपेंडिकुलर क्यों होगा, मिड पॉइंट गिवन है ना। और परपेंडिकुलर भी नहीं बोलते हैं उसको, ट्रायंगल में भी एक और मीडियन। वर्ड कहा जाता है, मीडियन। मीडियन। मैंने कहा है ना, अगर ध्यान से सुनो तो मैंने अभी बोला था, सीई इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ऐसे ही बीएफ इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। सिर्फ जान लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कह सकते हैं शो दैट द मीडियंस आर इक्वल। ठीक है ना, तो मीडियंस का मतलब पता होना चाहिए, द टू मीडियंस आर इक्वल। अब जो तुम परपेंडिकुलर कह रही हो, ट्रायंगल में उन्हें ऑल्टीट्यूड्स बोलते हैं। परपेंडिकुलर इज टू अ लाइन, हाँ हाइट को बोलते हैं, तो उसको ऑल्टीट्यूड्स बोलते हैं। ट्रायंगल में वो ऑल्टीट्यूड होता है। मीन बेटा ट्रायंगल में नहीं होता, मीन प्रोपोर्शनल्स में होता है, मीन स्टैट्स में भी होता है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, वो ट्रायंगल्स का पार्ट नहीं, राइट। सो मीडियन इज बी एफ इक्वल टू सी, जब जो भी लाइन सेगमेंट ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, मैं देखती हूँ, जब भी कोई एक लाइन सेगमेंट हमने ऑपोजिट वर्टेक्स से टू ऑपोजिट साइड, एक वर्टेक्स से टू ऑपोजिट साइड ड्रॉ की है, जो लाइन सेगमेंट जो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, तो वो बन जाती है मीडियन। ठीक है, और अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो उसको बोलेंगे ऑल्टीट्यूड। एंगल बाइसेक्टर्स पता है, एंगल बाइसेक्टर्स कि एंगल्स को बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लाइन सेगमेंट्स उसको साइड्स को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट किया। ठीक है, अब इसमें हमें लेना है, देखो प्रूफ करना है हमें, जो ये दो बी एफ और सीई ये आपस में इक्वल है। ठीक है, डायरेक्टली मुझे गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, तो मुझे ए बी और ए सी भी प्रूफ में डायरेक्टली ले लेना है। ठीक है, तो ए बी और बी एफ के साथ, समझो, ए बी और बी एफ के साथ मैंने ट्रायंगल लेना है, कौन सा लूंगी, ए बी एंड बी एफ। कौन सा बनेगा, ए बी और ए बी, बी एफ के साथ ए बी एफ, तो आई टेक ट्रायंगल ए बी एफ एंड ऐसे ही ए सी और सीई के साथ ए सी ई। क्योंकि मैं ना इसमें डायरेक्टली मतलब बहुत सारी चीजें नहीं यूज कर रही हूँ, मैं इक्वल साइड्स को यूज करना चाहती हूँ, तो मैंने साइड्स वाला पोर्शन लिया है। क्लियर हो गया, राइट। तो आई नो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो इफ दे से ए बी इज इक्वल टू ए सी, कैन आई से हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और ए बी का हाफ क्या होगा, ए ई, और ए सी का हाफ क्या होगा, ए एफ। तो मेरे पास आ गया ए ई, ए एफ, सॉरी पहले ए एफ लिखूंगी यहां पर, ए एफ इज इक्वल टू ए ई। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए एफ आया और यहाँ पर ए ई आया। इतना क्लियर हो गया। अब एक तीसरी चीज और चाहिए, एक ये है ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल है। अगर दोनों के नाम ही चेक करते हो प्लस दोनों की फिगर ही चेक कर रहे हो, तो दोनों में एक कॉमन चीज क्या है, नाम में देखो ए बी एफ ए सी ई, एंगल ए, ये कंप्लीट एंगल कॉमन है। ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए एफ इज सेम एज एंगल सी ए ई, बी ए एफ और यहां से सी ए ई कॉमन है बिल्कुल। ठीक हो गया, तो ये साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आपको पहले ये चीज प्रूव करनी होगी। मैंने ये चीज थ्योरी पार्ट में देखी थी। लिख तो दी ना, तो अच्छी बात है, तो गिवन में इसको लिख दो, देयरफॉर यहां से लिख दो ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हाफ ऑफ टू इक्वल, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख दे, वो हाफ ऑफ टू इक्वल्स को ए एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है ना, या तो इसको गिवन में एक्सप्लेन कर दो, फिर जब आपने ए एफ और ए ई लिखा तो आपने लिख देना है गिवन। हाँ, मैम बट हमें तो ना पता है कि उसकी साइड्स की लेंथ कितनी है। तो लेंथ ना भी हो जितनी मर्जी हो, 86 तो 88 और तो इक्वल है, दोनों दोनों इक्वल है, 8 और 6।
आपको मैं क्या कह रही हूँ बेटा, ये देख, तू खुद बता, तू क्या कह रही है, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कितने मार्क्स है, मैम जितने मार्क्स उसके हैं उतने ही मेरे हैं, तो मैं कहूंगी उसके मार्क्स कितने हैं। आप वो मुझे बोलती है मैम 70, तो मैं क्या एज्यूम करूंगी, तुम्हारे 72 है या तुम्हारे 69 है। इक्वल का मतलब क्या हुआ, है ना। सो व्हेन वी आर टॉकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप सोचते हो जब हम दो लाइन सेगमेंट्स को इक्वल कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, अगर मैंने दो एंगल्स को इक्वल कहा तो इसका मतलब क्या है, उनकी लेंथ, उनके एंगल के डिग्रीज मेजर जो है वो इक्वल है। ज्योमेट्री समझनी मुश्किल तभी होती है क्योंकि सारे कहेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब क्या है, इनकी लेंथ इक्वल है। ठीक हो गया, राइट। सो ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी ई एस ए एस, और इसके बाद आपने ले लिया यहां से बी एफ इज इक्वल टू सीई सी पी सी टी, hence the medians are also equal। मैं ना हर बार ऐसे नहीं छोड़ूंगी, आपकी साइंस क्लास होगी तो आप साइंस वाले मैम से बात करके आओ कि मैम ऐसे दूसरी क्लास से छुट्टी नहीं मिलने वाली, जल्दी आने वाला कभी पोर्शन नहीं होगा। अगर आज मैं एक्सक्यूज कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि चलो ठीक है आज कर दिया, पर मैम से कंप्लीटली बात करके आओ कि मैम अगर आप नहीं बैठने दोगे तो पेरेंट्स से बात करो, अभी पूरी फीस नहीं दी हुई है मैम, है ना। तो पेरेंट्स को बोलो कि मैम ऐसे मत करो कि ऐसे मैथ्स क्लास क्यों छोड़ कर आएंगे। समझ में आई बात ये, कि आप बाद में क्यों नहीं बैठाओगे।